इस वीडियो में बात करेंगे अकेलेपन और शक के विचारों के कनेक्शन के बारे में। मेनली फोकस होगा पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स पर, या जिसे कहें कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स जिनमें पैरानॉइड डिल्यूजन्स पाए जाते हैं। सारे पेशेंट्स जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है ज़रूरी नहीं कि उनके अंदर पैरानॉइड डिल्यूजन्स पाए जाएंगे। पैरानॉइड डिल्यूजन्स मतलब जहां शक के विचार, शक के जो बिलीफ होते हैं, वो रियलिटी से इतने कट जाते हैं कि एक इंसान को जिसे ये बीमारी है उसे जरूरत से ज्यादा शक होता है दूसरों पर, और लगता है कि दूसरे उसका किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको मारना चाहते हैं, या किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जिससे कि पेशेंट ऐसा महसूस करता है कि उसको कोई नुकसान पहुंचेगा। इस तरह के विचार अक्सर पेशेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रीऑक्यूपाइड रहता है, और कई बार वो इन विचारों पर एक्ट भी करता है। मतलब दूसरों से लड़ लेगा, दूसरों से बहस करेगा, या अपने को दूसरों से बिल्कुल आइसोलेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे डर लगता है कि दूसरे मेरा नुकसान पहुंचाएंगे, या मेरे मन की कोई बातें पढ़ लेंगे, या मेरे मन की बातें उन तक पहुंच जाएंगी, वो उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ करेंगे। किसी तरह से पेशेंट दूसरों से दूर रहने की कोशिश करता है, और ऐसे में वो काफ़ी आइसोलेटेड हो जाता है। तो शक के विचार जो कि काफ़ी सारे पेशेंट्स में पाए जाते हैं, इन विचारों के, इन डिल्यूजनल बिलीव्स के बढ़ने और कम होने के कई सारे रीजंस होते हैं। डॉक्टरों ने कई सारे ऐसे फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी वजह से पैरानॉइड पेशेंट्स के विचार या तो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। वैसे तो इलाज के लिए दवाइयां दी जाती हैं और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स भी दिए जाते हैं, जिससे कि इन विचारों को बदला जा सके, अपने बिलीव्स को चेंज किया जा सके, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। पर एक बड़ा कारण जो कि डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, और वो होता है अकेलापन। अकेलेपन में स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के पैरानॉइड थॉट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसी के साथ यह भी देखने में आता है कि पैरानॉइड पेशेंट्स बहुत ज़्यादा समय अकेलेपन में भी बिताते हैं। तो मतलब अकेलेपन में ज़्यादा समय बिताना, चाहे वो पैरानॉइड थॉट्स की वजह से बिता रहे हो, या पेशेंट शायद इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा है, या पेशेंट का मन ही नहीं करता, वो थोड़ा उदास रहता है, या उसके अंदर कुछ दूसरे ऐसे पर्सनैलिटी या कॉग्निटिव स्किल्स की कमी है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। कई बार दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से भी पेशेंट जो है वो काफ़ी इनएक्टिव रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, दूसरों से मेलजोल नहीं करता। तो अलग अलग रीजंस की वजह से पेशेंट अकेला रह सकता है, और अकेलेपन के कारण पेशेंट के अंदर शक के विचार बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसी संबंध में इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि कैसे लंदन के कुछ डॉक्टरों ने जब कई सारे पेशेंट्स का डेटा लिया, कई सारे लोगों के अकेलेपन के बारे में उन्होंने जब जांच पड़ताल की, तो पाया कि किस तरह के पैटर्न अक्सर हमें देखने में मिलते हैं, और अकेलापन किस तरह से पैरानॉइड पेशेंट्स को और ज़्यादा बीमार बना देता है, और किस तरह से इस अकेलेपन को दूर किया जाए ताकि पेशेंट्स को मदद दी जा सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसके ऊपर बेस्ड जो इंटरवेंशन होती है, मतलब जो इलाज का साइकोलॉजिकल तरीका होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है इन पेशेंट्स के लाइफस्टाइल में अपनाना, जिससे कि इन पेशेंट्स को काफ़ी अच्छा रिलीफ दिया जा सके। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म अगर पेशेंट को उसकी डिल्यूजनल थिंकिंग में रिलीफ देना है, तो अकेलेपन को किसी ना किसी तरह से दूर करना जरूरी होता है। और इन डॉक्टरों ने अपने ऑब्जर्वेशंस में, रोजमर्रा का जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस था, उसमें क्या पाया, इस बारे में थोड़ा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इंटरेस्टिंग है ये सब जानकारी, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स पर एप्लीकेबल है, और दुनिया भर के डॉक्टर्स लगे हुए हैं, खूब सारा रिसर्च हो रहा है ये समझने में कि कैसे पैरानॉइड डिल्यूजन्स को कम किया जाए, खासकर तब जब दवाइयां बहुत ज्यादा या तो इफेक्टिव नहीं है, या दवाइयां लेते हुए भी पेशेंट के अंदर पैरानॉइड थॉट्स आ जाते हैं। तो पता होना जरूरी है कि किन वजहों से ये पैरानॉइड थॉट्स बढ़ते हैं और कैसे इन्हें कम किया जाए। अब हुआ कुछ ऐसा कि 2020 में करीब 4-5 डॉक्टरों की टीम ने अपने बड़े सारे जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स थे, जिनसे वो डेली मिलते थे, बात करते थे और उनका इलाज कर रहे थे, इन लोगों के पैरानॉइड थॉट्स के असेसमेंट किए, और साथ ही ये जानने में इंटरेस्ट लिया कि ये जो पेशेंट्स हैं ये कितना समय अकेलेपन में बिताते हैं, कितना ऐसा टाइम होता है दिन भर का जब ये किसी के भी साथ अपना समय नहीं बिता रहे होते, और साथ ही अलग अलग टाइम पर इनके पैरानॉइड थॉट्स कैसे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने 29 अपने स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स को उनके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करवाया, और ये जो ऐप था ये सुबह 8 बजे से रात के 10:30 बजे तक 10 बार बीप बजाता था। बीप के बजने पर पेशेंट्स के सामने एक क्वेश्चनियर रख दिया जाता था, जिसमें करीब 30 से 35 सवाल हुआ करते थे,
और उन 30 से 35 सवालों का इनको जवाब देना होता था, जिसमें उनके पैरानॉइड थॉट्स, उनके अकेलेपन के बारे में कई सारे सवाल पूछे जाते थे। तो दिन में 10 बार अलग अलग टाइम पर, और ये फिक्स्ड नहीं होता था कि जैसे 9 बजे बजेगा या 11 बजे बजेगा, ऐसा नहीं। वो किसी भी समय पर ये बीप बज सकती थी और दिन में 10 बार बजती थी। और 7 दिन तक इनसे ये डेटा लिया गया, क्योंकि अगर हम पेशेंट से डायरेक्टली पूछें कि अच्छा बताइए आप पिछले एक हफ्ते में कितनी बार अकेला टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो पेशेंट अपने अंदाजे से बताएंगे। बहुत से पेशेंट्स को कुछ याद ही नहीं रहेगा, कुछ पेशेंट्स इसमें झूठ बोलेंगे, कुछ बड़े एक्यूरेट रहेंगे। तो ऐसे में जो डेटा होता है वो काफी क्वेश्चनेबल हो जाता है, मतलब उस पर भरोसा करना मुश्किल होता है डॉक्टरों के लिए। तो ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि पेशेंट से लाइव डेटा लिया जाए। और लाइव डेटा लेने का मतलब है कि पेशेंट के मोबाइल में एक ऐप हो जिस पर वो अलग अलग टाइम पर बताते रहें कि अभी हम किसी के साथ हैं या नहीं हैं, और अगर कोई हमारे साथ है तो वो कौन है, किस टाइप के लोग हैं, कितने लोगों की भीड़ है, हम घर वालों के साथ हैं, ऑफिस में हैं, या हम अपने दोस्त के साथ हैं। इस तरह से डेटा दिया जाता है और साथ ही बताया जाता है कि इस टाइम आपको कितने शक के विचार आ रहे हैं, आपको इन शक के विचारों से कितना बुरा लग रहा है, कितना आप डर रहे हो, कितने आप उदास हो। इस तरीके से पेशेंट से कई सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से जब 29 पेशेंट्स ने अपने बारे में बताया तो डॉक्टर्स के पास काफी सारा उनका डेटा आ गया। अब इन डॉक्टरों ने इसी तरह का ऐप इन 29 स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के कुल 20 फैमिली रिलेटिव्स के मोबाइल में भी इंस्टॉल करा दिया। मतलब 29 पेशेंट थे, 29 रिलेटिव्स होने चाहिए थे, पर किसी के अवेलेबल थे, किसी के नहीं, कोई कर पा रहा था, कोई नहीं। जैसे तैसे करके इनको 20 फैमिली रिलेटिव्स के मोबाइल में इन्होंने ऐप इंस्टॉल कर दिया। उनसे भी इसी तरह का डेटा लिया। अब सवाल ये आता है कि फैमिली रिलेटिव्स का ये डेटा क्यों ले लिया? इसके एक कारण ये होता है कि कई बार डॉक्टर ये जांचना चाहते हैं कि जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, अगर मान लीजिए दिन में 50% टाइम वो अकेलापन में स्पेंड कर रहा है, तो आमतौर पर बाकी लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं, ताकि उससे एक तुलना की जा सके। और इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जाता। डॉक्टर्स देखना चाहते हैं कि उन्हीं 7 दिनों में, जिन 7 दिनों में उन्होंने पेशेंट से डेटा लिया है, उन्हीं 7 दिनों में इनके फैमिली मेंबर्स कितने अकेलेपन में थे या उनमें कितने शक के विचार थे। साथ ही शक के विचार की जांच करना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के जो फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, जिसमें उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, या कोई दादा दादी नाना नानी हो सकते हैं, इन लोगों में भी अक्सर कई बार शक के विचार काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया काफी जेनेटिक होता है, तो जरूरी नहीं कि माता पिता में या पिछली किसी जनरेशन में स्किज़ोफ्रेनिया मौजूद होना जरूरी हो। कई बार स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ ट्रेट्स मौजूद हो सकते हैं जिसमें शक के विचार ज्यादा मात्रा में होना ये फैमिली मेंबर्स में अक्सर पाया जाता है। बहुत से पेशेंट्स जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है और जिनके माता पिता में या उनके भाई बहन में अगर स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, पर फिर भी उन लोगों में भी शकी स्वभाव काफी ज्यादा मात्रा में हो सकता है। तो वैज्ञानिक ये भी देखना चाहते थे कि इनके फैमिली मेंबर्स के मन में क्या चल रहा है। साथ ही इन डॉक्टरों ने, और ये डॉक्टर सब रिसर्चर्स ही होते हैं, इन डॉक्टरों ने हेल्दी लोगों से भी डेटा लिया जो इनके फैमिली मेंबर्स नहीं थे। मतलब ये कोई भी लोग हो सकते थे, और इन लोगों की संख्या 26 थी। तो 29 स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट, 20 फैमिली रिलेटिव्स और 26 हेल्दी लोग। अब इन डॉक्टरों ने क्या पाया? पहला तो इन्होंने देखा कि जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स हैं, जब उनके वो बीप बजते थे और उन्होंने जो डेटा दिया, 68% टाइम, 68% टाइम ये पेशेंट्स अकेलेपन में समय बिता रहे होते थे। जबकि इनके जो फैमिली रिलेटिव्स थे वो करीब 45% टाइम अपना अकेलेपन में स्पेंड करते थे। और जो लोग हेल्दी कंट्रोल्स थे, मतलब जिनमें बीमारी नहीं थी स्किज़ोफ्रेनिया वाली, पर फिर भी उनमें शक के विचार थे, क्योंकि शक के विचार तो किसी में भी हो सकते हैं, वो लोग 56% टाइम अकेलेपन में स्पेंड कर रहे थे। तो हेल्दी लोग जो थे, नॉन रिलेटिव जो थे, वो भी काफी समय अकेलेपन में स्पेंड कर रहे थे। अच्छा, अब इसके अलावा डॉक्टरों ने ये देखना चाहा कि ये किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं जब ये टाइम किसी के साथ बिता रहे होते हैं। तो इसमें इन्होंने 2 कैटेगरी ली लोगों की। एक वो जो कि क्लोज रिलेटिव्स हैं। क्लोज रिलेटिव्स में या तो माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या अपने बच्चे हो सकते हैं, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई दोस्त मित्र है जिनको वो काफी समय से जानते हैं, या फिर उनका पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड होगा या वाइफ होगी, या हस्बैंड के फैमिली मेंबर या वाइफ के फैमिली मेंबर। और दूसरे ग्रुप के लोग थे जो कि फैमिली रिलेटिव्स तो नहीं है, पर वो डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं। जैसे मान लीजिए ऑफिस में काम करते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कहीं हॉस्टल में रहते हैं या किसी और जगह रहते हैं, वह कोई रूममेट हो सकता है।
या किसी जगह पर दुकान पर काम करते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर कुछ कलीग्स या कुछ और दूसरे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या इसके अलावा स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है वो किसी ऐसी जगह हो, मान लीजिए मार्केट में हो, तो वहां पर वो किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, या हो सकता है उनका काम ही कुछ ऐसा हो जहां उनको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती हो, तो हो सकता है वो किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जिसे वो जानते नहीं, जो उनके लिए स्ट्रेंजर है। तो ये दो तरह के उन्होंने ग्रुप्स क्रिएट किए कि एक क्लोज रिलेटिव और एक डिस्टेंट रिलेटिव, जिनसे संबंध नहीं है, बस वो दूर की कोई पहचान है। अब ये जानना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट हैं, ये फैमिली मेंबर्स के साथ ज़्यादा शक महसूस करते हो और नए लोगों के साथ उतना शक ना होता हो, क्योंकि हो सकता है कि नए लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाने में मज़ा आ रहा हो, उनके साथ इनको अच्छा लगता हो, और फैमिली मेंबर्स को लेकर गुस्सा है, इसलिए वो ज़्यादा शक महसूस करते हैं। या इसके बिल्कुल उलट हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स के साथ वो ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा सेफ फील करते हैं, इसलिए मन में शक के विचार नहीं आते। ये फैमिलियर लोग हैं, रोज़ इनसे मिलना जुलना होता है, इसलिए ज़्यादा शक महसूस नहीं करते। जबकि नए लोगों से, अपने कलीग से उनको ज़्यादा शक महसूस हो सकता है कि ये लोग मेरे अगेंस्ट हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं। तो ये चीज़ समझना अच्छी चीज़ होगी कि आखिर ये जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स हैं, ये कितना अकेलेपन में टाइम स्पेंड करते हैं, और जिन लोगों के साथ ये समय बिताते हैं उनमें किस तरह के लोगों के साथ इनको ज़्यादा शक के विचार आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये जानना। अब यही वाला डेटा फैमिली रिलेटिव से भी लिया गया, जिन्होंने अपने बारे में बताया था, जो 20 फैमिली रिलेटिव थे, और जो 26 जो हेल्दी लोग थे उनके साथ भी ये डेटा लिया गया, ताकि पता तो चले कि बाकी के जो हेल्दी लोग हैं उनमें कितना शक आ रहा है और वो किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और अलग अलग लोगों के साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं तो किस टाइप के लोगों के साथ ज्यादा शक के विचार आते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं जो कि डॉक्टर और वैज्ञानिक अक्सर देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, ताकि इसी के बेसिस पर हम पेशेंट्स को भी ज्यादा अच्छे तरह से समझें और इसी बेसिस पर हम उनको सजेशन दे सकें, काउंसलिंग और थेरेपी कर सकें, मोटिवेट कर सकें कि किन लोगों के साथ उनको ज्यादा समय बिताना चाहिए और किन लोगों के साथ नहीं। अब डॉक्टरों ने क्या देखा कि क्लोज रिलेटिव्स के साथ सबसे कम समय स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स बिता रहे थे, और जबकि सबसे ज्यादा समय क्लोज रिलेटिव्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के फैमिली मेंबर्स स्पेंड कर रहे थे। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आखिर पेशेंट समय बिता नहीं रहा किसी के साथ, और जबकि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं रिलेटिव्स के साथ। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है कि आखिर अलग अलग लोगों की कंपनी में और अकेलेपन में पैरानॉइड थॉट्स कब ज्यादा आते हैं या कब कम, ये अब डॉक्टर्स ने देखना चाहा। उन्होंने क्या पाया कि जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स हैं वो अकेलेपन में बहुत ज़्यादा शकी महसूस करते हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा शक के विचार आते हैं, जबकि क्लोज रिलेटिव्स के साथ वो सबसे कम अपने अंदर शक के विचार महसूस करते हैं। इसी के उलट फैमिली रिलेटिव्स जो थे उनमें अकेलेपन में शक के विचार कम आते हैं, जबकि जब वो दूसरों के साथ होते हैं, जो कि डिस्टेंट रिलेटिव्स हो सकते हैं या फैमिली मेंबर्स होंगे, उनके साथ थोड़ा ज्यादा उनको शक के विचार आते हैं। अब ये बड़ा अजीब चीज है। असल में होता क्या है, अब यहां हम समझेंगे कि डॉक्टर्स ने क्या बोला और क्या समझा इस पूरे डेटा से, कि स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट फैमिलियर लोगों के साथ ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करता है, और जितना ज़्यादा वो अपने क्लोज रिलेटिव्स के साथ रहेगा उतना ज़्यादा उसको लोगों के साथ एक अच्छा फीडबैक मिलेगा, उनसे वो ज़्यादा अच्छे से अटैच रहता है, उनके साथ उसके मन में बहुत सारे पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, क्योंकि जो भी इंटरेक्शन होगी उसमें वो काफ़ी पॉजिटिव फील करेगा। मम्मी या पापा होंगे, उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, उसको कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसके साथ पॉजिटिव टॉक्स कर रहे हैं, रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको कोई सलाह दे रहे हैं, उससे उसके दिन भर का कोई रूटीन पूछ रहे हैं। तो इस वजह से अपने जान पहचान के लोगों के साथ पेशेंट काफी सिक्योर फील करता है। इसी तरह फ्रेंड्स के साथ भी, जिन पर पेशेंट को काफी ट्रस्ट है, ट्रस्ट होने की वजह से, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे बारे में बहुत बुरा नहीं सोचते या बहुत बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि उसका पास्ट का एक्सपीरियंस उनके साथ हो चुका है, इसलिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा शक के विचार उनके साथ भी नहीं आते। जबकि नए लोगों के साथ, कलीग्स के साथ पेशेंट्स ज़्यादा शकी महसूस करते हैं, उनको ज़्यादा ऐसा लगता है कि दूसरे मेरा मजाक बना रहे हैं, दूसरे मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरे मेरे बारे में गलत मैसेजेस स्प्रेड कर रहे हैं, इस तरह के विचार इनमें बढ़ जाते हैं। अब सवाल आता है कि फिर अकेलेपन में इनमें इतने नेगेटिव और पैरानॉइड विचार क्यों आ जाते हैं।
अब वैसे तो कॉमन सेंस लगाई जाएगी कि भाई अकेलेपन में फालतू सोचते रहोगे, दिमाग में नेगेटिव थॉट आते रहेंगे, इधर उधर की बातें सोचोगे, पुरानी बातें सोचोगे, तो शक करते ही रहोगे, हमारे पर शक करोगे, फैमिली मेंबर्स पर शक करोगे, डॉक्टरों पर शक करोगे, न जाने कहां कहां से शक के विचार आएंगे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये बात सही है, ये बात काफी हद तक वैलिड है। पर होता क्या है अकेलेपन में जिसकी वजह से पेशेंट के मन में शक के विचार बढ़ते हैं? सिर्फ ज्यादा सोचना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जरूरी होता है कि पेशेंट के अंदर पॉजिटिव मूड और पॉजिटिव इमोशन पैदा हो। अक्सर ये देखा जाता है कि नेगेटिव इमोशन की प्रेजेंस में और पॉजिटिव इमोशन की एब्सेंस में शक के विचार ज्यादा आते हैं। इनफैक्ट जिन पेशेंट्स को ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं, जहां उनको कानों में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जबकि एक्चुअल में आसपास कोई होता नहीं, और ये जो आवाजें होती हैं ये भी काफी धिक्कारती हैं, गालियां देती हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं, ये आवाजें भी तब ज्यादा बढ़ जाती हैं जब पेशेंट बहुत सैड मूड में, डिप्रेस्ड होता है या एंजाइटी में होता है, मतलब डर रहा है, किसी चीज की बेचैनी है, किसी तरह का तनाव है। उसी तरह डिल्यूजनल थॉट्स भी, पैरानॉइड थॉट्स भी बढ़ जाते हैं जब पेशेंट का मूड काफी बुरा होता है। जब वो फैमिली रिलेटिव से बात कर रहा होता है तो फैमिली रिलेटिव्स के साथ उसके अंदर जो पॉजिटिव मूड है वो ज्यादा एक्सपीरियंस करने में आता है। वो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर सकता है, उसको उसके परसेप्शन के लिए, उसके बिहेवियर के लिए घर के लोग उसे एंकरेज कर सकते हैं जिससे कि वो अच्छा महसूस करता है। तो पॉजिटिव फीलिंग होने की वजह से क्लोज रिलेटिव्स के साथ उसमें बहुत ज्यादा शक के विचार नहीं आते, जबकि जब वो अकेला होता है तो पॉजिटिव मूड दिमाग में क्रिएट नहीं हो पा रहा होता। अगर वो कुछ लिखने की एक्टिविटी करेगा, गाने सुनेगा, मूवी देखेगा, तो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव मूड नहीं आ पाता जितना कि उसे सोशलाइज करने से आता है। हालांकि इन डॉक्टरों ने ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं किया कि पेशेंट को सोशलाइज करने के अलावा क्या करना चाहिए जिससे कि वो पॉजिटिव मूड में आए, जिससे कि शक के विचार कम हो। पर यहां पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं सोशलाइजेशन और अलोननेस की, अकेलेपन की। तो अकेलेपन में पेशेंट के शक के विचार इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि सोशल रिलेशन से जो पॉजिटिविटी आती है उसकी कमी पड़ जाती है, और वो पॉजिटिव मूड की कमी शक के विचारों को बढ़ा देता है। तो यहां बात सिर्फ ये नहीं है कि ओवर थिंकिंग हो रही है अकेलेपन में। अकेलेपन में हो सकता है पेशेंट अपने कोई काम में बिजी हो सकता है कि वो गाने सुन रहा हो, मूवी देख रहा हो, अपना कुछ लिख रहा हो, पढ़ रहा हो, पर उस अकेलेपन में उसको दूसरों की एब्सेंस की वजह से वो जो दिमाग को जो एक न्यूट्रिशन चाहिए सोशलाइजेशन का वो नहीं मिल पाता, जिस वजह से पेशेंट बहुत डिस्टर्ब महसूस करता है। और यही वजह होती है कि अकेलेपन में ज्यादा शकी महसूस करता है पेशेंट। जबकि फैमिली मेंबर्स के साथ उल्टा है। अब फैमिली मेंबर्स काफ़ी तनाव में हैं, पेशेंट को भी हैंडल करना है, दुनिया भर के और काम भी हैं, तो उनको थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहना होता है। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए वो अकेलेपन में जाते हैं, इस वजह से उस टाइम उनके मन में फालतू के विचार नहीं आते और वो काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं। पॉजिटिव फील करने की वजह से शक के विचार नहीं आते। तो हम कह सकते हैं कि अकेलेपन में तो सभी के मन में नेगेटिव विचार आने चाहिए, सभी के मन में शक के विचार आने चाहिए, पर फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो अकेलेपन में जब जाते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस को, तनाव को निकालने के लिए जाते हैं, इसलिए उनका मन पॉजिटिव होता है। और जैसा बताया, पॉजिटिविटी होगी तो मन में शक के विचार नहीं आएंगे। इसी के उलट जब वो स्ट्रेंजर्स के साथ होते हैं, घर के लोग, और या फिर वो क्लोज रिलेटिव्स के साथ भी होते हैं, तो थोड़ा उनके जो शक के विचार हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि दूसरों के साथ कोई बहस हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, दूसरे के साथ किसी तरह का मनमुटाव होगा, नेगेटिव इमोशन आएगी। तो ऐसे में फैमिली मेंबर के मन में ये एहसास आ सकता है कि दूसरा उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है, दूसरा चीट कर सकता है, दूसरा ज़्यादा होशियार बन रहा है, दूसरा उनका फ़ायदा ले रहा है, दूसरा उनका मजाक बना रहा है। किसी तरह के विचार उस समय आ सकते हैं जब हम सोशलाइज कर रहे हैं। तो सोशलाइजेशन शक के विचार बढ़ा तो देता है, पर अलग अलग लोगों पर ये सोशलाइजेशन का इम्पैक्ट भी अलग तरह से पड़ता है। अब इससे हमें समझ क्या आता है और हमें अब किस तरह की डायरेक्शन और गाइडेंस इस तरह के डेटा से लेनी चाहिए। पेशेंट्स के लिए 2-3 सजेशंस बहुत ज़रूरी हैं। पहला, कि उनको सोशलाइज करना चाहिए और साथ ही उनको फैमिलियर लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। जैसा कि इन डॉक्टरों ने पाया कि बाकी सभी लोगों के मुकाबले स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट क्लोज रिलेटिव्स के साथ कम समय बिता रहे थे, और क्योंकि ये पेशेंट थेरेपी ले रहे हैं, इलाज ले रहे हैं, तो डॉक्टर्स के लिए समझना ज़रूरी है कि पेशेंट ज़्यादातर समय कहाँ और किन के साथ बिता रहा है। तो पेशेंट को अगर मोटिवेट किया जाएगा कि वो किसी तरह से अपने फैमिली के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, तो पेशेंट के ये विचार ज़्यादा कंट्रोल में रहेंगे। अब कई बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं थेरेपी में, और ये बहुत कॉमन सवाल है, बहुत एक्टिवली मुझे इस तरह के सवालों से डील करना होता है।
पेशेंट कहता है कि मुझे जॉब करनी है या मुझे बिजनेस करना है, कहाँ करूँ, कैसा जॉब करूँ, मैं पिछली जगह जॉब करता था, मैं वहाँ चला जाता हूँ, दोबारा जॉब कर लेता हूँ, या मैं कोई नई जॉब ढूंढ लेता हूँ, किसी नए शहर में चला जाता हूँ, या नई जगह पर नई कंपनी में काम कर लेता हूँ। ज़्यादातर मामलों में इस तरह के एफर्ट्स को एंकरेज नहीं किया जाता, क्योंकि जब भी पेशेंट शहर से दूर जाएगा, देश से दूर जाएगा, दूसरे कंट्री में जाएगा, या वो जब किसी ऐसी जगह काम करेगा जहां उसे नए लोगों से डील करना पड़ रहा है, वहां पर उसके शक के विचार बढ़ जाते हैं, वहां उसके रिलैप्स का रिस्क रहता है। और डॉक्टर्स काफी एक्टिवली रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट को अकेला मत छोड़ो, पेशेंट किसी ऐसी जगह पर अकेला ना रहे, चाहे वो किसी एक बंद कमरे में चार दीवारी में ही रह रहा हो और डेली उसको अपने ऑफिस से आना जाना हो बस, फिर भी पेशेंट के लिए बहुत अकेला रहना रिकमेंडेड नहीं है। हालांकि इस तरह से डॉक्टर्स जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, रिसर्च वगैरह पब्लिश कर रहे हैं, ये तो पिछले 5-10 साल में ज्यादा हो रहा है, पर फिर भी बहुत से डॉक्टर्स का अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताता है कि पेशेंट्स को बहुत लंबे समय तक अकेला नहीं छोड़ना और किसी नए शहर में नई जगह पर उसको काम करने के लिए नहीं भेजना, क्योंकि ये एरियाज, ये वाले जो सिचुएशंस हैं, ये पेशेंट के लिए बहुत रिस्की हैं, रिलैप्स हो सकता है। इसीलिए रिकमेंडेशन क्या होती है कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाओ, अपने किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड के साथ किसी तरह का जॉब कर लो, उनके स्टार्टअप में जुड़ जाओ, या अपने घर परिवार के लोगों के साथ कुछ नया जॉब या कुछ नया बिजनेस शुरू कर लो। इस तरह की चीजें ज्यादा पेशेंट को रिकमेंड की जाती हैं, ये पेशेंट के लिए क्योंकि ज्यादा सेफ ऑप्शंस होती हैं। इसमें पेशेंट को थ्रेट महसूस नहीं होगा। किस तरह का थ्रेट? लोगों की आलोचना का, लोगों के क्रिटिसिज्म और उनके नेगेटिव थॉट्स का। उनका कोई सीनियर हो सकता है किसी नई कंपनी में, कोई उनका बॉस होगा, कोई उनके आसपास के कलीग्स होंगे, उनके साथ कंपटीशन फील होगा। उस कंपटीशन में पेशेंट को काफी अकेला महसूस होगा और उसके मन में फिर से वो विचार आएंगे कि दूसरे मेरे अगेंस्ट कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं, कुछ षड्यंत्र चल रहा है। ऐसे में दवाइयां लेते हुए भी पेशेंट का रिलैप्स हो सकता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि दवाइयां लेते हुए रिलैप्स क्यों हुआ? क्योंकि पेशेंट अकेले माहौल में गया, पेशेंट किसी नई कंपनी में नए लोगों के साथ नई जगह पर काम करने गया। अगर वो कोई कोर्स भी कर रहा है, मान लीजिए कोई एजुकेशनल कोई कोर्स कर रहा है अपने क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करने के लिए, तो भी अगर वो किसी कॉलेज जाता है जो कि बड़ा सेफ एनवायरनमेंट है, पर वहां भी पेशेंट के अंदर बहुत स्ट्रेस बिल्ड होने लगता है, क्योंकि पेशेंट वहां पर अपने को आइसोलेट कर लेता है। वो स्कूल कॉलेज भी जा रहा है पर अपने को अलग थलग करके बैठा हुआ है। इस वजह से उसके मन में दूसरों से दूरी बनेगी, पॉजिटिव फीलिंग नहीं आएगी। दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने से जब अपने दोस्त नहीं बनेंगे तो पेशेंट के अंदर नेगेटिविटी आएगी और वो दूसरों के ऊपर ऑटोमेटिकली डाउट करना शुरू करेगा, शक करना शुरू करेगा। दूसरे लोग उसको बुरा ट्रीट नहीं कर रहे, वो भी कुछ ऐसा नहीं कर रहा जिससे कि दूसरे उसके साथ बुरा व्यवहार करें, वो लड़ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, बट फिर भी उसको दूसरों को ऑब्जर्व करने से ही मन में शक के विचार पैदा होने लगते हैं। इसीलिए पेशेंट के लिए एक अकेला माहौल रिकमेंडेड नहीं होता है। इसका रीजन सिर्फ इतना नहीं होता कि पेशेंट सुसाइडल हो जाएगा। कई बार घर वालों को लगता है कि पेशेंट को इसलिए कहा जा रहा है साथ रहने के लिए घर वालों के, क्योंकि वो सुसाइडल हो सकता है। नहीं, सिर्फ सुसाइड रीजन नहीं होता, रिलैप्स भी एक रीजन होता है। ये सारे जो साइकोलॉजिकल और जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, ये बहुत बड़े इंडिकेटर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स में रिलैप्स होता है। पेशेंट में रिलैप्स सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि उसके ब्रेन केमिकल चेंज हो गए, दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स आ गए, या पेशेंट ने कोई ड्रग ले लिया या शराब पी ली या कोई गर्लफ्रेंड बन गई उसकी। गर्लफ्रेंड बन जाना या बॉयफ्रेंड बन जाना भी ऐसे में रिस्की है। क्यों? क्योंकि वो नया इंसान है, नए इंसान के साथ शक आएगा, नए इंसान के साथ डर लगेगा, लगेगा कि वो मुझे धोखा दे रहा है, मेरे ऊपर चीटिंग कर रहा है या कर रही है। ऐसे में रिलेशनशिप के लिए भी अवॉइड करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट जितने नए लोगों से मिलेगा उतना उसके अंदर रिलैप्स का रिस्क रहेगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं, थोड़ा बहुत उनके ऊपर दवाइयां काम कर गई, शक कम हो गया, चलो जी पेशेंट की शादी कर दो। शादी करना वहां पर बड़ा रिस्की होगा। तो जॉब बिजनेस की बात तो करी, शादी के मामले में भी यह रिस्की है, क्योंकि शादी करेगा, नए माहौल में जाएगी लड़की, वहां पर नए तरह के लोग होंगे, पति नया होगा, वहां पर सारा नया माहौल, नए लोग उसके मन में शक पैदा करेंगे। इसीलिए पेशेंट को कुछ समय के लिए फैमिलियर, अपने घर के, अपने आसपास के सगे संबंधियों के बीच रहना रिकमेंड किया जाता
रहा है वही सजेस्टेड होता है, और उसी रास्ते पर चलने से पेशेंट एक स्टेबिलिटी लाता है, और जब वो स्टेबिलिटी आएगी तो पेशेंट के अंदर ज़्यादा अच्छी रिकवरी होगी। ऐसे में पेशेंट बाहर की दुनिया को फेस करने के लिए तैयार हो पाएगा, और बाहर की दुनिया को भी जब फेस कर रहा है तो भी उसको थेरेपी चाहिए होगी और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा। घर वालों के साथ कुछ ऐसे संबंध बनाने होंगे जहां वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, शेयरिंग कर सके। अपने घर वालों के साथ विचार शेयर करेगा, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को बांटेगा तो उसको दूसरों का फीडबैक मिलेगा, दूसरे उसको नए तरह के ऑल्टरनेटिव विचार देंगे, और वो ऑल्टरनेटिव विचारों की मदद से खुद को फ्लेक्सिबल बना पाएगा, और इसकी तरह वो अपने अंदर डिल्यूजनल थॉट को कम कर पाएगा। तो आप देखते हैं कि ये छोटा सा जो डेटा जो मैंने 20-25 लोगों का आपको बताया, और जो ये फाइंडिंग्स बताई जो कि सुनने में बड़ी कॉमन सेंस सी लगेंगी, उनका इंप्लीकेशन कितना स्ट्रांग है, कितना दूर तक इससे हम एक गाइडेंस और एक इंडिकेशन ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि पेशेंट को अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और कोई भी ऐसा रिस्की डिसीजन लेने से बचना चाहिए। इसीलिए इस तरह के रिसर्च किए जाते हैं, इसीलिए इस तरह से डॉक्टर्स पूरा टाइम अपना दिमाग लगाते रहते हैं, पेशेंट्स की स्टडी करते रहते हैं। क्यों? इंडिया में इन चीज़ों को फालतू समझा जाता है। अरे कॉमन सेंस की बात है, क्या बड़ी बात हो गई, अकेलेपन में दिमाग में फालतू विचार आएंगे। नहीं, उसके पीछे और भी कई सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं। किन लोगों के बीच रहा जाए, किन जगह पर सेफ होता है, किन एक्टिविटीज़ से ज़्यादा ग्रोथ होगी, किन एक्टिविटीज़ से पेशेंट के अंदर सिम्टम बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और एक बार जब हम ये समझ जाएं तो पेशेंट को एक सही दिशा देना ज़रूरी होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट इन फाइंडिंग्स को काफ़ी हद तक जानते समझते हैं, क्योंकि उनके पास क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस हैं। बहुत समय से इस पर रिसर्च हो रहा है और कई सारे रिसर्च अलग अलग तरह से पेशेंट्स पर किए जाते हैं। इनमें से ऐसा ही एक रिसर्च, एक ऐसा ही डेटा था जो मैंने आपसे शेयर किया। अब इसमें कुछ और स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं? जैसा मैंने बताया, फैमिली मेंबर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, काम धंधे फैमिलियर लोगों के साथ शुरू करें, एकदम शादी ना करें, एकदम से पेशेंट को किसी नए शहर नए देश में ना भेज दें। साथ ही पेशेंट को एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कराएं। सपोर्ट ग्रुप मतलब जहां पर कई सारे दूसरे और स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट से वो मिल सकता है, या दूसरे फैमिली मेंबर से इंटरेक्ट कर सकता है, या फैमिली मेंबर्स दूसरे फैमिली मेंबर से इंटरेक्ट करें, और जहां पर डॉक्टर्स और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट सबकी टीम काम करती हो, जहां पेशेंट को कई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराया जाता हो, और जहां एक ही तरह के लोगों से उसका बार बार मिलना हो ताकि उसका भरोसा बढ़े और वो एक शेयर्ड लाइफ क्रिएट कर सके। शेयर्ड लाइफ मतलब दिन का अगर 6 घंटा भी किसी डे केयर सेंटर पे वो स्पेंड कर रहा है, कुछ लोगों के ग्रुप में वो स्पेंड कर रहा है पेशेंट, तो ऐसे में वो उनके साथ जान पहचान बढ़ेगी, किसी ना किसी तरह से बातचीत होगी, कुछ ना कुछ उनके साथ उठना बैठना होगा, एक्टिविटीज करेगा, तो पेशेंट सेफ फील करेगा, उसका भरोसा बढ़ेगा, और ऐसे में वो ज्यादा एक्टिव हो पाएगा और उसके शक के विचार कम होंगे। यहां हमें सारा क्या देखना है कि शक के विचार कैसे कम होने हैं। पेशेंट दवाइयां ले रहा है या नहीं ले रहा, पर दोनों केस में उसके शक के विचार आ सकते हैं। किन वजहों से आते हैं, कैसे वो ट्रिगर हो सकते हैं, ये मैं आपको ये सब बता रहा हूं। तो किस तरह से कम किया जाए कि एक फेमिलियर एनवायरनमेंट का पार्ट बनाया जाए पेशेंट को, बस इतना ही करना है। नए एनवायरनमेंट में नहीं झोंक देना पेशेंट को, चलो जाओ वहां पे योगा करके आओ, योगा से तुम ठीक हो जाओगे, और सारे नए लोग हैं वहां, पेशेंट सारा टाइम शक करता रहेगा, ये क्या कर रहे हैं, मैं आंखें बंद करूंगा तो कुछ कुछ मेरे को करना दे, उसके दिमाग में यही घूमता रहेगा, तो वो दूसरों के साथ इन्वॉल्व ही नहीं होगा। आपको लगेगा अरे योगा करनी है, क्या मुश्किल है। नहीं, बात यहाँ योगा की नहीं, बात है वहाँ नए लोगों के बीच वो इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें उसको डर लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ध्यान रखने की। इस तरह से अगर बढ़ेंगे तो पेशेंट्स को गाइड कर पाएंगे और पेशेंट्स का कुछ भला भी होगा और वो रिकवर कर पाएंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर कर लेना। ऐसी और वीडियोस देखते रहना, बड़े इंटरेस्टिंग इंसाइट्स, रिसर्च और बड़े अच्छे आइडियाज आगे भी डिस्कस करता रहूंगा। बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, इंसाइट्स मिलती हैं, पेशेंट के लिए बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि क्या करना चाहिए। आप खुद पेशेंट हो सकते हैं या फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ये बहुत सी चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं ताकि सही डिसीजंस लिए जा सकें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद।